गांव में एक 22 साल का लड़का है और इस दुनिया में जब वो नहीं रहता है तो पूरे गांव में भीड़ लग जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि वही लड़का बनता है वजह उस गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बनने में, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट आया करते, लोगों का तांता लगा रहता। आज भी उस गांव में आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट वहां पर मिलेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नया है उसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में आए। नमस्कार, मैं महक चौधरी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक गांव से। कबीर नाम का लड़का जो कि हॉस्टल में पढ़ा करता था, और जब वो हॉस्टल से छुट्टियां लेकर घर पर आता है तो घर पर आकर गांव में काफी टहलने के बाद, गांव में सभी दोस्तों से मिलने के बाद अब वो घर पर आता है और घर पर आकर अपनी माँ से बहुत हंसते खिलखिलाते बहुत बातें करता है, बहुत पुरानी यादें ताजा करता है और कहता है कि माँ, तुम्हारे हाथ के खाने के लिए तो मैं मानो तरस सा गया हूँ। हॉस्टल में ऐसा खाना नहीं मिलता, और जो सब्जी आप बचपन में बनाया करती थी, आज आप वही सब्जी बना दीजिए। जैसे ही बेटा ये बात कहता है तो माँ के कदम नहीं रुकते हैं, और माँ बड़ी खुश होकर अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, तरह तरह के पकवान बनाती है और अच्छी सी सब्जी बनाती है, दो तीन तरह की। नॉर्मल परिवार था, उसमें अक्सर ऐसा नहीं होता कि दो दो चार चार सब्जियां बने, एक ही सब्जी बनती है। लेकिन अपने बेटे के लिए उस दिन वो माँ बहुत अच्छे से खाना बनाती है, और उसका बेटा भी कहता है कि माँ, मैं खाना खाकर और दोस्तों से मिलने जाऊंगा, क्योंकि बहुत समय से मैं मिला नहीं हूँ। पिछले साल भी मैं छुट्टियों में नहीं आया था, अब की बार तो मेरा बहुत घूमने का मन है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम खाना खा लो और खाना खाकर घूमने चले जाना, फिर आकर सो जाना, तब तक तो हम जगे ही रहते हैं, इतनी रात भी नहीं होती है। तो बेटा खाना खाता है, उसका पिता भी, उसकी माँ भी, उसके दादा दादी भी, वही सब आंगन में धरती में बैठकर खाना खाते हैं। और जब वो खाना खा लेते हैं तो खाना खाकर जैसे ही वो लड़का कबीर खाना खाकर उठता है तो उसको अजीब सी घबराहट होने लगती है। तभी वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे तो अजीब सी घबराहट हो रही है और पता नहीं मेरा जी मिचला रहा है। तभी उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत ज्यादा घूम कर आए हो और यहाँ पर अब आकर तुमने खाना खाया है, गांव की माहौल है, यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा है, तुम हॉस्टल में रहते थे ना, वहां पर तुम इतने नहीं घूमते होंगे और ना ही ऐसे खाना खाया होगा, शायद इस वजह से है। तुम अंदर पंखा चलाओ और अंदर जाके कमरे में लेट जाओ। पंखा चलाता है और पानी पी कर जाता है, और एक गिलास पानी लेकर जाता है अपने कमरे में और पंखा चलाकर उसमें लेट जाता है। इधर माँ अपने शाम के सारे काम समेट कर अब अपने बेटे के लिए दूध गर्म करती है। अक्सर गांव में सभी परिवारों में शाम को सोने से पहले दूध पिया जाता है, और वैसे ही उस परिवार में भी दूध गर्म होता है सबके लिए, और अपने बेटे के लिए एक बर्तन में घालती है, और बर्तन में डालने के बाद अब अपने बेटे के कमरे में जाती है और कहती है, बेटा दूध रखा है, दूध पी लेना। इतना कहकर वो वापस मुड़ती है, लेकिन वो देखती है कि बेटे ने एक भी आवाज नहीं लगाई, ना ही हाँ कहा ना ही ना कहा, कुछ हुआ तो नहीं है। वैसे भी वो घबराहट बता रहा था। वो फिर से कबीर कहती है, कबीर जग रहे हो या सो रहे हो? तो कबीर बोलता नहीं है। वो फिर उसके पास जाती है, उसे झंझोल कर बोलती है, बेटा कबीर क्या हुआ, सो रहे हो जग रहे हो? तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। जब वो ऐसे लेटा पड़ा था तो उसकी माँ उसे देखकर घबरा जाती है और जोर जोर से अपने पति और अपने ससुर को आवाज लगाती है कि सुनते हो जी, देखो कबीर को क्या हुआ, बाबूजी देखो कबीर को क्या हुआ, ये तो उठ ही नहीं रहा है। घर वाले जल्दी से उसके पास आते हैं। उसका दादाजी उसे देखता है, उसका पिता उसे देखता है, सभी उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो माँ भी घबरा जाती है। तभी माँ, दादी जो है उसकी, वो भी आती है। वो अपनी बहू को संभालती है और अपने पति से कहती है कि सुनो जी, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, और अपने बेटे को कहती है। अब जो लड़के का पिता है और लड़के का दादाजी जल्दी से एक गाड़ी बुलवाते हैं और उसमें बिठाकर उसे शहर के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में, और जयपुर के जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर उसे देखते ही उसके कुछ हल्के फुल्के चेकअप करते हैं और कहते हैं कि ये तो इस दुनिया से जा चुका है, अब आप इसे या तो घर ले जाइए या फिर पोस्टमार्टम इसका करा लीजिए।
जैसे ही डॉक्टर पोस्टमार्टम की बात करता है तो जो उसका दादा था वो पुराने ख्यालात का था। वो कहता है कि नहीं, हमें अपने बच्चे के शरीर की दुष्क्रिया नहीं करानी, हमें अपने बच्चे का जैसा शरीर है, जैसा ठीक है, उसे ही रहने दो। और वहां से हॉस्पिटल से अपने पोते को लेकर दादा आंखों में आंसू लिए हुए और पिता अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वापस अपने बेटे कबीर को घर ले आते हैं। रात के करीबन इसी प्रोसेस में 12-1 बज जाता है और जब रात को वो उसे घर लेकर आते हैं तो उसकी माँ उसे देख देख कर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। और वो अपने बेटे को बस यही कर कर कहती रहती, बेटा ऐसा क्या हुआ, तुमने तो मुझे एक आवाज भी नहीं लगाई, क्या हुआ, तू उठता क्यों नहीं। बहुत जोर जोर से वो माँ रोती है और जब उसके रोने की आहट होती है तो अड़ोस पड़ोस में जहां तक वो आवाज जाती है वहां तक लोग आते हैं और लोग आते आते उनके घर पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी बहनों को कॉल कर दो, वो भी आ जाएंगी, आखिरी समय अपने भाई का चेहरा देख लेंगी। उसकी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी, जो अपने ससुराल में थी। अब उनको कॉल करते हैं और उनको बताया जाता है कि तुम्हारे भाई कबीर की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्योंकि ऐसे नहीं बताते कि एकदम से बता दें और कुछ और हो जाए, इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि उसकी तबीयत खराब है। और सभी जो रिश्तेदारियां होती हैं सभी जगह उन्हें फोन कर दिया जाता है कि कबीर की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। अब जब जल्दी का नाम सुनते हैं कुछ समझदार लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी भागे चले आते हैं और करीबन सुबह के 7-8 बजे तक सभी रिश्तेदार आ चुके थे और सभी देख देख कर उसको घबराने लगे थे। देख देख कर सबकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता है और मन ही मन सबको एक अजीब सी घबराहट हो रही थी कि एक जवान बच्चा कैसे इसके साथ ये हुआ, इसे आखिर क्या हुआ कि जो ये एकदम से ऐसे इस दुनिया से चला गया। सभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं और सभी एक बहुत जोर जोर से रो रहे थे, बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे। माँ की तो मानो हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो तो बस आसमान की तरफ देखती और भगवान से यही कहती कि हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, एक ही तो मुझे सहारा था और वो भी बुढ़ापे में मुझसे छीन लिया। अब मेरा बच्चा कमाने लायक हुआ था, अब मेरे बच्चे का मुझे सुख देखना था और अभी आपने उसे छीन लिया। उसकी बस यही शिकायतें और बस वो अपने बेटे को झंझोड़ती रहती और कहती, कबीर जल्दी उठ जा, मैं तुम्हें डांट लगाऊंगी, तुम उठते क्यों नहीं हो। आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, प्यार था, सब कुछ था उस माँ के पास, लेकिन नहीं था तो सिर्फ एक बेटा नहीं था। अब वो ऐसे कर रही थी, गांव वाले उसे देखकर भी घबरा जाते हैं और जब उसकी बहनें आती हैं तो वो दूर से ही देखती हैं, वो समझ जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि काफी भीड़ उस घर पर लगी हुई थी। वे आकर अपने भाई को देखकर बहुत जोर जोर से विलाप करती हैं, रोती हैं, क्या हुआ मेरे भाई को, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ। और इस तरीके से उस घर का मंजर बहुत ही बुरा हो चुका था। उस समय सभी बहुत परेशान थे। अब धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में करीबन 10-11 का वक्त हो जाता है और फिर अब उस बच्चे की, कबीर की अर्थी सजाना शुरू करते हैं सभी लोग। उसकी अंतिम क्रिया की जो भी चीजें हैं उन्हें जुटाना शुरू करते हैं। और अब जब सब चीजों को शुरू करते हैं तो उसकी माँ देख देख कर बहुत जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रो रही थी कि मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा। बस वो ऐसा ही करती रही और भगवान को कोसती रही। अब उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब उसे नहला धुलाकर अर्थी पर लिटा दिया गया था। और लिटाने के बाद अब जैसे ही उसकी अर्थी को कसा जा रहा था, उसको एक रस्सी से बांधा जाता है। उस रस्सी से जब बांध दिया था तो उसे देख रहे थे कबीर, उसके शरीर से पसीने आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को पसीने नहीं आते हैं, क्योंकि समझदार लोग ही उसकी ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। तो वो देखते हैं कि इसे पसीने आ रहे हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति उसे हाथ लगाकर देखता है तो उसे गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जब से उन्हें नहलाया था, तब से उसे देखा था, तब से वो ठंडा था बिल्कुल, लेकिन अब वो गर्म सा उन्हें महसूस हो रहा था। और थोड़ी ही देर में कबीर की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही कबीर आंखें खोलता है तो वहां पर जो लोग उसे अर्थी में किस रहे थे वही उन रस्सियों को खोलने लगते हैं और कहते हैं कि कबीर जिंदा हो गया, कबीर वापस आ गया, कबीर वापस आ गया। जैसे ही इस बात का शोर फैलता है सभी झुक जाते हैं, सभी देखने लगते हैं और कबीर उठता है। फिर उसे उठाकर
खाट पर लिटाया जाता है और खाट पर लिटाकर फिर वो बैठ जाता है खुद ही, और तभी सब पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था। करीबन 12-13 घंटे तुम्हें हो गए जब से डॉक्टर्स ने तुम्हें मृत घोषित किया है। जैसे ही ये बात कबीर सुनता है तो कबीर कहता है कि जो मेरे साथ हुआ, अगर मैं आप सबको बताऊंगा तो शायद आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। तभी सब कहते हैं कि नहीं बेटा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी वो बताता है कि जब शाम को मुझे दर्द था थोड़ा थोड़ा तो और घबराहट थी, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे घबराहट हो रही है। तो मम्मी ने कहा था बेटा पंखा चलाकर लेट जाओ, और मैं अपने कमरे में गया पानी पीने के बाद, और मैंने पंखा चलाया और मैं लेट गया। मेरी आंख ही लगने वाली थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि चलो तुम्हें चलना है, और मैं उसके साथ चलता हूँ। तो वो मैं देखता हूँ कि मेरा जो वो जब खाट पर ही पड़ा हुआ है, और खाट पर जब शरीर पड़ा हुआ था तो मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ, उसमें जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि चलो जल्दी से चलो, तुम्हें बहुत जल्दी बुलाया है। अब वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, और मैं उनके साथ जा रहा था तो बड़े बड़े मैदान, रास्ते में पथरीली जगह, रास्ते में कांटे, और एक तरफ तो लोग बड़े ही खुशहाल तरीके से जिंदगी बिता रहे थे, और दूसरी तरफ लोग भुखमरी से तड़प रहे थे, कोड़ी हो रहे थे, बहुत ही बुरी हालत में लोग थे। ऐसा मैं जब देखता हूँ तो मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता हूँ कि बाबा ये क्या हो रहा है, कुछ लोग तो इतने अच्छी तरीके से जी रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से जी रहे हैं। तभी वो बाबा कहते हैं कि सब अपने कर्मों का फल है, और तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहते हैं और मुझे चुप कर देते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल देता हूँ, और जब मैं पीछे पीछे चलता हूँ तो मैं एक ऐसे दरबार में पहुंचता हूँ। वहां पर जैसे ही दरवाजा खुलता है तो देखता हूँ बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है, और एक बहुत विशालकाय एक महाराज बैठे हुए हैं। और जब वो लोग उन्हें बुलाते हैं तो पता चलता है कि वो वहां पर कुछ भी बैठा हुआ है, जिसके पास अपनी एक बहुत मोटी सी किताब है, और उसी के पास यमराज भी बैठे हुए हैं, जो बड़े से सिंहासन पर और बुजुर्ग से और विशाल काया उनकी है। उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा था, बहुत ही बड़ी काया वाले थे। जैसे ही वो मेरी तरफ देखते हैं, मेरा नंबर आता है, तो वो मुझसे मेरा नाम पूछते हैं। मैं उन्हें जैसे ही नाम बताता हूँ तभी जी कहते हैं कि ये तो इसको अभी आना ही नहीं था, दूसरे कबीर को आना था, ये तुमने क्या किया। चित्रगुप्त माफी मांग दीजिए, हमसे गलती हो गई, और ये आज नहीं आने थे, इसका तो अभी समय है। और ऐसा कहते ही अब यमराज कहते हैं कि तुम इसको जल्दी ले जाओ और इसको वहीं पर छोड़ कर आओ। वही बुजुर्ग आदमी मुझे लेकर वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद वो मुझे थोड़ी दूर उन सब चीजों से बाहर निकल कर लाता है, और फिर उसके बाद मुझे एक धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद में जब मुझे धक्का लगा तो मैं बहुत तेज घबरा जाता हूँ, जिस वजह से मेरे शरीर को पसीने आते हैं, और उसके बाद मेरी आंखें खुल जाती हैं। और जब मैं तुम सबको अपने आसपास पाता हूँ, उसे देखकर मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ ये हुआ। मुझे ये सब कुछ याद है। इस बात को सभी बड़े गौर से सुन रहे थे, और गौर से सुनने के बाद अब वो लोग सब विश्वास कर चुके थे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने ऐसे किस्से कई बार सुने थे, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग थे वो इस चीज पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसको कुछ और हुआ था, कोई कह रहा था कि डॉक्टर ने झूठ बोला था, ये मरा ही नहीं था, ये तो ऐसे ही बातें बना रहा है। लेकिन कुछ जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इन बातों को सच माना, क्योंकि पहले भी कई बुजुर्गों के साथ ऐसा हो चुका है। ये थी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां के लड़के ने जो अपने जीवन की सच्चाई सबको बताई। उस सच्चाई को सुनकर लोगों का तांता सा लगा रहा, और टूरिस्ट लोग आते हैं और सभी उससे उसकी सच्चाई जानकर जाते हैं, और इस सच्चाई को सुनकर एहसास होता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। आपको जैसा भी लगा है, आपको जो भी अपनी राय देनी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये घटना सच्ची लगी, क्या इस किसी के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर आपको ये घटना झूठी लगी? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने आती हूँ। देखते रहिए तब तक हमारा चैनल, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए व बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।